साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे किसान भाइयों को सही समय पे अगर सही जानकारी मिलती है तो कई प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। तो साथियों, कार्यक्रम में आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और जैसे कि आपको पता है हमारे साथ विषय विशेषज्ञ होते हैं, तो आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी वर्मा। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, साथ ही हमारे होते हैं सफल कृषक जिन्होंने कृषि में कई तरीके के नवाचार किए होते हैं। तो आइए हम उनका आपसे परिचय कराते हैं। हरिओम परमार जी, आप ग्राम पोचानेर से, जिला शाजापुर से हैं। आपने कृषि में कई तरह के नवाचार किए हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल आपसे है कि ग्रीष्म काल में जो अभी फसलें लगाई गई हैं उनमें किस प्रकार के सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको नमस्कार मेरा। देखिए, अभी हम बात करेंगे, अभी जो वर्तमान में जो फसल है उसमें मूंग की फसल बहुतायत से देखी जा रही है। और हमारे मध्य प्रदेश में मूंग का क्षेत्र पिछले 3 से 4 साल में बहुत काफ़ी रकबा इसमें बढ़ा है जी। तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे ये जायंत की फसल में, तो अभी इस समय पे सबसे ज़्यादा मूंग की फसल फील्ड क्रॉप में हम बात करें तो देखी जा रही है। और दूसरी सब्जियां जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं और भिंडी बैगन जो मुख्य रूप से इस सीज़न में बोया जाता है। वैसे भी अभी हम बात करेंगे तो ऑफ सीज़न सब्जियां भी हम देख रहे हैं। बहुत तरह की सब्जियां जो ठंडी में आती थी वो सब्जियां भी अब गर्मी में ली जा रही हैं। तो इसमें किसान भाइयों को बहुत सावधानी रखनी है, खासकर विशेषकर सब्जियों में और मूंग में। अभी जैसा मौसम हो रहा है, हम मौसम देखेंगे कि कभी बादल हो रहे हैं, पानी गिर रहा है, और ऐसे में विशेषकर किसान भाइयों को ध्यान देना है कि ऐसे समय में किसान भाई सतत निगरानी करते रहें खेतों की। अगर किसी भी प्रकार के उसमें कीड़ों का प्रकोप या इल्ली या माहो मच्छर का उसमें प्रकोप देखा जाता है, अगर मालूम मूंग की फसल में, क्योंकि ये ऐसे जो मौसम होते हैं, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है वातावरण में, तो ऐसे मौसम में कीड़ों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसान भाई सतत निगरानी करते रहें, और आवश्यकता पड़ने पर अगर मान लो 1 बाय 1 मीटर में आप किसान भाई देख लें, अगर मान लो इल्ली की संख्या अगर मान लो ज़्यादा हो रही है तो ही स्प्रे करें, नहीं तो अननेसेसरी कीटनाशकों का प्रयोग करने से एक तो आपके खर्चे बढ़ेंगे और इसकी लागत भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी देखा है कि मूंग में कई बार रासायनिक दवाइयों का ज़्यादा उपयोग होता है। जी, तो जी। क्या कोई जैविक तरीका है कीट नियंत्रण का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैविक तरीके से अभी देखिए सरकार भी इसके ऊपर नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। और मूंग की फसल ऐसी है जो हम देखते हैं कि मूंग जो दाल होती है वो ऐसे लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं या बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। लेकिन हम कोशिश करें, किसान भाइयों से एक ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोशिश करें कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें। अगर आपके पास जैविक कीटनाशक हैं, जैसे नीम ऑयल की हम बात करें, नीम ऑयल गर्मियों में बहुत अच्छा नीम ऑयल काम करता है। अगर 1500 ppm का किसान भाई 3000 ppm का नीम ऑयल अच्छे संस्थान से ले तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 2 स्प्रे अगर मान लो आप नीम ऑयल के कर देते हैं तो आपको स्प्रे करने की, कीटनाशकों की अधिकतम स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और हम अगर मान लो उसमें कोई इस तरह की बीमारी दिखती है तो बीमारी के लिए भी बहुत सारे फफूंदनाशक, जैविक फफूंदनाशक भी आ गए हैं। बिल्कुल। और उसका भी स्प्रे करके किसान भाई बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो साथियों, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो इस समय बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है।
परंतु हम रासायनिक दवाई का उपयोग ना करके जैविक दवाई का उपयोग करें कीट नियंत्रण के लिए। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सवाल है, ग्रीष्मकाल में हमारे किसान भाई फसल अवशेष नरवाई जो होते जी। हैं तो बड़े मात्रा में इसको जलाते हैं, जी, जबकि उनके मृदा स्वास्थ्य को कई तरीके की हानि होती है उसके बावजूद भी। जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये सरकार भी इसके ऊपर बहुत सख्ती से पालन करा रही है। इसमें किसानों के ऊपर उसमें फ़ाइन भी लगा रही है और इसमें ऐसे कानून बना दिया गया है। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे ये चीज़ नहीं समझते कि इससे हमारे एक तो वातावरण का भी नुकसान हो रहा है और हमारी वातावरण के नुकसान के साथ साथ ये हमारी जो भूमि जिसे हम मृदा कहते हैं उसकी हम देखें तो उसकी हम स्वतः ही उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर मान लो आप अवशेषों को जला देते हैं तो उसमें जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, आपकी अगर मान लो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगी तो उसके ऑर्गेनिक कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर बिगड़ जाता है ज़मीन का तो आपकी फसल की कोई सी भी फसल लेंगे तो उसमें आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे कारण ये है कि अगर मान लो किसान भाई इसको जलाते हैं तो उससे सबसे बड़ा नुकसान किसान भाइयों का ये। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी वर्मा। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे हैं सफल कृषक हरिओम परमार जी, आप ग्राम पोचानेर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए डॉक्टर साहब, हम यही सवाल है हमारा कि फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि किसान भाई जलाना उनको बड़ा सस्ता और आसान लगता है। जी देखिए, एक तो थोड़ा सा किसान भाई को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि देखिए, थोड़े से आप पैसे बचा लेते हैं। एक माचिस की तिल्ली और एक माचिस में बहुत पैसा नहीं लगता है और किसान भाई का इसमें बहुत नुकसान होता है जी। लेकिन उसके लिए उपाय अगर मान लो किसान भाई को पता होगा तो वो किसान भाई आराम से इसको देखिए। अभी ऐसे यंत्र आ गए हैं, भूसा बनाने वाली मशीन जी है जो ट्रैक्टर के साथ लग के चलती है, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से भूसा बन जाता है। फिर आपको अवशेष जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भूसा बन जाता है। और आजकल तो ऐसे हार्वेस्टर भी आ रहे हैं जो फसल निकाल के साथ भूसा भी बना देते हैं। हाँ, ये भी कुछ अभी नए हार्वेस्टर आ गए हैं। तो उसके जो नए जो मॉडल आए हैं उसमें चीज़ें हैं जी। अगर किसान के पास पुराने हार्वेस्टर से करा रहा है तो ये भूसे बनाने वाली मशीन से उसको भूसा बना ले तो ये स्वतः खत्म हो जाएगी। अगर वो नहीं उसके पास उपलब्धता है तो अगर मान लो वो प्लाऊ कर दे, 2 साल 3 साल में एक बार प्लाऊ करना ही रहता है किसान को, तो वो प्लाऊ कर दे तो उससे मिट्टी में वो अवशेष मिल जाएगा। और हो सकता है, जैसे अभी हम बात करेंगे, इस समय की बात करें तो अभी पानी गिरने से मॉइस्चर है। अगर मान लो किसान भाई वेस्ट डिकम्पोज़र होता है, बहुत कम उसकी कीमत होती है, 20 रुपए की डब्बी से आती है। अच्छा। बहुत सरकार भी इस पे सब्सिडी देती है और बहुत सरकारी संस्था भी इसको देती है। तो 20 रुपए की डब्बी आती है, उसमें 200 लीटर पानी मिला के अगर मान लो खेत पे स्प्रे कर दें तो वो जो अवशेष है आपके, जो थोड़ा समय लगता है उसको गलने में, तो वो 35 से 40 दिन के अंदर अवशेष गला देता है और वो जो अवशेष है आपके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपके वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको खाद की पूर्ति भी करेगा, और दूसरा जो है वो आपको उससे होने वाले आप जो नुकसान से भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये 2 है। तीसरा एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाई आजकल ये हैप्पी सीडर का उपयोग करके डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं। अगर मान लो खरीफ में अगर मान लो डायरेक्ट सोइंग धान लगाना चाहते हैं, धान भी ऐसी वैरायटी आ गई हैं, किस्में आ गई हैं जिसको डायरेक्ट सोइंग किसान डायरेक्ट सीड ड्रिल से या हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से बो सकते हैं, जिससे कि ये हम
अवशेष की हम बात करें तो उसके अवशेष को जलाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सोइंग भी किसान भाई कर सकते हैं। साथियों, डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि फसल अवशेष प्रबंधन किस प्रकार से करें, और आपसे चर्चा की बिंदुवार कि हमें नरवाई में आग नहीं लगाना है, इससे हमारे खेत की मृदा स्वास्थ्य पर बहुत नुकसान पड़ता है और हमारे किसान भाई की मिट्टी आगे चलकर उत्पादन क्षमता घटती चली जाती है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई जानकारी का हमारा किसान भाई उपयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं सफल कृषक की तरफ और जानेंगे उनके अनुभव क्या रहे। हरिओम जी, आप एप्पल, बेर, कटहल और कई तरीके के पौधों पे काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आप हमें बताइए कितने रकबे में आप खेती करते हैं और किस तरीके से? सभी किसान को नमस्कार। मैं एप्पल बेर की खेती कर रहा हूँ। 4.5 बीघे में एप्पल बेर लगा रखे हैं। 2021 में ये प्लांटेशन किया था और 4.5 बीघे में लगा रखे हैं अभी, और 4 साल हो गए कंप्लीट उनको। और इसमें ज़्यादा मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, और ये एक ऐसा जो है पौधा है, इसको पानी भी बहुत कम लगता है। तो इसका जो है मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होने की वजह से इसमें जो है उत्पादन भी अच्छा होता है, क्योंकि जो पर प्लांट हमारा जो होता है वो 1 कुंटल तक फल दे देता है। और हमारा जो है वो हर साल जो पौधा है फल देता है। साल में इसकी एक बार कटिंग करनी पड़ती है। और जो सितंबर का महीना आता है उस समय, आजकल बारिश ज़्यादा हो रही है उस समय, तो उस समय थोड़ा सा इसमें फंगस का ध्यान रखना पड़ता है। उस समय थोड़ा सा फंगिसाइड, जैसे अगर कोई जैविक करना चाहता है तो जैविक फंगिसाइड, और कोई केमिकल में जा रहा है तो वो केमिकल फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। हरिओम जी, जैसे आपने बगीचे की शुरुआत की तो आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया या किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ये काम करना है? जी सर, मैं 2018 में रतलाम था। वहाँ मेरा एक दोस्त था जिसने ये एप्पल बेर की खेती करी थी। तो उस समय वहाँ पे मैंने देखा कि 6 बीघे से उसने 11-12 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये खेती अगर अपन भी करें तो हो सकता है अपनों को भी अच्छा लाभ मिले। तो उसके बाद फिर सर मैं घर आया। कोरोना में मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी इंदौर से कर रहा था। उसके बाद कोरोना लग गया तो जो है पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग सब बंद हो गई। तो मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने सर पौधा वेस्ट बंगाल से मंगाया और जून 2021 में उसको प्लांटेशन कर दिया। तो सर ये प्रेरणा वहीं से मिली थी कि किसी दोस्त का देखा और अच्छा जो है उनका जो है इनकम देखा, बस चालू कर दिया सर। तो साथियों, आपने देखा हमारे हरिओम जी किस तरीके से उनकी खेती में नवाचार कर रहे हैं और उससे निरंतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। हमारे युवा साथी बिल्कुल हरिओम जी से प्रेरणा लेकर खेती में नए नए काम करेंगे। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, आज हमारा विषय है कृषि में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी वर्मा। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे हैं सफल कृषक हरिओम परमार जी। आप ग्राम पोचानेर से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है आपसे, गहरी जुताई कृषि क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है और यह कितने वर्षों के अंतराल में की जानी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो एक किसान भाई को एक बेसिक ये चीज़ जानकारी है, ये किसान भाई को होगी भी। अगर नहीं है तो मैं एक बताना चाहूँगा कि कम से कम गहरी जुताई 3 साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए। आपके पास अगर मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है या रिवर्सिबल प्लाऊ भी आजकल आने लगा है, तो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, रिवर्सिबल प्लाऊ से 3 साल में एक बार उसको प्लाऊ ज़रूर कराएं। 3 साल में एक बार ज़रूर कराएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए,
कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ नुकसान देने वाले जो कीड़े होते हैं, उनके जो मैगट होता है या उसके जो लार्वा या अंडे रहते हैं, वो ऊपर की स्तर में पड़े रहते हैं। जी जी। अनुकूल स्थिति या अनुकूल फसल आने के बाद उनको उसमें से अंडे में से लार्वा प्यूपा बन के फसलों को नुकसान करते हैं। एक फ़ायदा ये है कि उसको मिट्टी पलटने से आपके जो कीड़े का जो चक्र है वो उसको हम तोड़ सकते हैं, टूट जाता है, नई मिट्टी ऊपर आ जाती है। नई मिट्टी ऊपर आ जाती है। दूसरा, अगर मान लो खरपतवार आपके ज़मीन में ज़्यादा हो रहे हैं तो वो खरपतवार अगर मान लो नीचे चले जाते हैं तो उससे जो खरपतवार का जो प्रबंधन है उसको हम स्वतः ही हम देखेंगे, खरपतवार भी का प्रबंधन भी यांत्रिक क्रियाएं जिसे हम बोलते हैं उससे हम इस तरह से भी कम किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से 3 साल में एक बार किसान भाई ध्यान दें कि 3 साल में एक बार ज़रूर मोल्डबोर्ड प्लाऊ या रिवर्सल प्लाऊ से इसको एक बार ज़रूर उसको खेत को तैयार। साथियों, आपने जाना कि गहरी जुताई कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 3 साल के अंतराल में की जानी चाहिए, नहीं तो हमारे किसान भाइयों का खर्च बढ़ जाएगा। हमारा अगला सवाल हरिओम परमार जी से है। हरिओम जी, हमने आपसे चर्चा में जाना कि आप एग्जोटिक प्लांट पे भी काम कर रहे हैं, तो इस बारे में आप ज़रा बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी सर, मैं नर्सरी चलाता हूँ जी। 2021 के बाद से ही सर, जैसे मैंने पौधा लगाया तो काफ़ी किसान आने लगे देखने जी कि ये क्या है, मतलब हमारे एरिया में वो नई चीज़ थी, तो किसानों की डिमांड रही कि हमें भी ये पौधा उपलब्ध करा दो। तो वहाँ से मैंने सोचा कि ये नर्सरी चालू कर लेते हैं। जब नर्सरी चालू करी सर, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं चालू करी सर, वो नर्सरियाँ मध्य प्रदेश में या भारत में बहुत नर्सरियाँ हैं। एग्जोटिक मतलब सर विदेशी एक पौधा होता है, जैसे हर जो कंट्री होती है वहाँ से अगर अपन पौधा मांगेंगे तो उसे एग्जोटिक पौधा बोलेंगे या विदेशी वैरायटियाँ बोलेंगे। तो उस पौधों पे मैंने काम करना चालू किया 2021 से सर। आज मेरे पास जो है 186 मतलब 186 देश के पौधे हैं, इसमें विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे कि ककजम है, रमदुल है, इम्बे हैं, उसके बाद में ड्रैगन फ्रूट में इजराइल एलो करके एक वैरायटी हैं, वो हैं। बहुत सारी ऐसी जो है, जैसे कि फॉरेस्ट गुआवा है, फॉरेस्ट में गुआ और दूसरी वैरायटी, जैसे गुआ में कम से कम 12 वैरायटियाँ हैं, आम में मेरे पास 120 वैरायटियाँ हैं। ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो हरिओम जी, जैसे आपने कहा कि कई विदेशी पौधे आप उसको उगा रहे हैं। जी सर। लेकिन पौधे उगाने के लिए तो अलग अलग तरीके की जलवायु होती है, तो क्या दूसरे देश के पौधे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं? जी सर, जो ठंडे इलाके में जहाँ पे बर्फबारी होती है वो वाले पौधे छोड़ के जो हॉट क्लाइमेट वाले पौधे होते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। जिनको छाया चाहिए वहाँ पे हमने नेट लगा के उनको तैयार कर रहे हैं। कुछ पौधे डैमेज भी हो जाते हैं, लाने के बाद नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, पौधा मैच्योर होने के बाद भी फूल जो है उसमें नहीं आ रहा है। तो ऐसे पौधे होते हैं। हमारा जो काम है वो मतलब ऐसा है कि हम रिसर्च कर रहे हैं एक हिसाब से। जैसे ही उसका रिसर्च पूरा होता है 2-3 साल में, जब पौधा फल देना स्टार्ट कर देगा तभी हम उनको किसानों को प्रोवाइड कराएंगे। हरिओम जी, हमने सुना है आपको कई तरीके के पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो इस बारे में आप बताइए। जी सर, मेरे को 2025 में प्रगतिशील किसान अवार्ड जो है वो भी मिला है जी। इसके पहले जो प्रसूति पत्र है वो भी मिले हैं, KVK से काफ़ी प्रसूति पत्र मिले हैं। ऐसे मिलते रहे हैं सर। बाकी तो अभी 2026 में मिलेना अवार्ड के लिए भी अभी नाम आया है, KVK से भी फ़ोन आया था। तो ये चल रहा है सर अभी। हरिओम जी, अगर हमारे किसान भाई ये एग्जोटिक प्लांट लगाना चाहें तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर सलाह ये देंगे सर कि वो नर्सरी आए, हमारी विजिट करें, पहले पौधा देखें कि हमारे पास जो मदर प्लांट लगा हुआ है वो फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके बाद ही वो हमसे पौधा लें। उसके बाद वो ट्रायल करें। एग्जोटिक फ्रूट जो है हम उनको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। 10 पौधे 12 पौधे हम देते हैं रिसर्च के लिए, तो अपने यहाँ पे खेत में लगाएं। यानी छोटे स्तर से शुरुआत करें। जी सर, बिल्कुल छोटे स्तर से 10-12 पौधे लेके जाएं घर पे, 1-2 साल का वेट करें, उसमें फ्रूट जब आए वो तभी उसको आगे जो है उसको बढ़ाएं। जी। तो साथियों, हरिओम परमार जी से आपने जाना किस तरीके से उन्होंने नर्सरी की शुरुआत की और एग्जोटिक प्लांट में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे किसान भाई भी अगर ये करना चाहते हैं तो 5 या 10 पौधे से शुरुआत करें, धीरे धीरे करके वो एक अच्छे स्तर पर कर सकते हैं। हरिओम परमार जी, आपसे हमारा सवाल है कि आपने एप्पल बेर का बगीचा लगाया, काला अदरक और नर्सरी प्रबंधन आप कर रहे हैं। जी सर। तो आपको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में? सर शुरुआती दौर में जब हम बाहर से पौधा लेके आते हैं सर, क्या होता है पौधा मरता बहुत है जी। जैसे नर्सरी में तो सर जो ये चैलेंज है कि सर पौधे को जब लेके आते हैं तो उसको जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पौधा इतनी दूर से आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, मिट्टी चेंज होती है, पानी चेंज होता है,
तो पौधा उसको बहुत मुश्किल से बचाया जाता है, कुछ पौधे मर भी जाते हैं। उसके बावजूद भी हमने पीछा नहीं छोड़ा। काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पौधे काफ़ी महंगे होते हैं जो कि विदेश से आते हैं, तो काफ़ी खर्चा होता है उनके ऊपर। तो वो चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हैं कि पौधा कैसे मतलब यहाँ पे रहे, पहले उसको छाया में रखते हैं। अगर ऐसा रहे तो उसको कुछ ऐसी जगह भी रखते हैं जहाँ पे एयर कंडीशनर हो, क्योंकि वो पौधा थोड़ा स्वस्थ रहे। अगर डायरेक्ट उसको धूप वगैरह में नहीं रखना है। ये चैलेंज सर आते रहते हैं बागवानी में। सर शुरुआत में ये चैलेंज आते हैं कि पौधा आपका जो है ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें कोई रोग है, आप नया कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कोई रोग लग रहा है तो उसका आपको जानकारी पहले होना चाहिए। तो हरिओम जी, आपसे चर्चा करके हमने जाना कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, तो अगर हमारा कोई किसान भाई करना चाहता है तो क्या कहीं प्रशिक्षण लिया जा सकता है? आपने कहाँ से प्रशिक्षण लिया? जी सर, प्रशिक्षण लिया जैसे सर बेंगलोर से मैंने प्रशिक्षण लिया था जी, IHHR से। ये कितने समय अवधि का हुआ? सर ये 7-8 दिन का रहता है जी। हाँ, कहीं कहीं 3 दिन का भी रहता है। ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग रहती है किसानों जी, की, जो वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये प्राइवेट संस्थान से या नहीं सर, शासकीय गवर्नमेंट संस्थान से? है जी, सर, गवर्नमेंट से। जी, जी जी। जी जी। और इसका कोई शुल्क होता है? नहीं सर, शुल्क नहीं रहता है सर, कुछ 1000 रुपये कुछ ऐसा रहता भी है जी। कहीं कहीं। जैसे कोई ट्रेनिंग है, कोई पर्सनल ट्रेनिंग है तो सर उसमें कोई पैसा देना पड़ता है, बाकी पैसा नहीं लगता है इसमें। तो साथियों, हरिओम जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, और हमें इस चीज़ में ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें पूरी फसल पे एकदम नया कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले थोड़े से क्षेत्र पर नए पौधे की उगाई करनी है या उसको सीखना है। जब अपना अनुभव अच्छा हो जाए उसके बाद में हम चीज़ों को बढ़ाना है। हरिओम जी, आप कार्यक्रम में आए, हमारे युवाओं कृषक भाइयों को इतना महत्वपूर्ण संदेश दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें गहरी जुताई, मिट्टी परीक्षण, बीज उपचार को लेके इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशिक्षण हम कहाँ से लें, किस तरीके से लें, बिल्कुल इस जानकारी का लाभ हमारा किसान भाई उठाएगा और खेती में कई तरीके के नवाचार को अपनाएगा। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हो चला है खबरें खेती का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मॉनसून की समय से पहले दस्तक, हमारे कृषि संसाधनों का लोहा मानेगी दुनिया, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित, अब AI से बढ़ेगा गन्ना उत्पादन, और मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन और सिंचाई बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। भारत में इस साल मानसून ने 24 मई को रिकॉर्ड समय से पहले दस्तक दी है, जो सामान्य तिथि से 8 दिन पहले है। इससे किसानों और गर्मी से जूझ रही आम जनता को बड़ी राहत मिली है। भारत में इस साल मानसून ने रिकॉर्ड समय से पहले दस्तक दी है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों, जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून 24 मई को केरल तट पर पहुंच गया, जो सामान्य तिथि 1 जून से पूरे 8 दिन पहले है। ये 2009 के बाद की सबसे जल्दी मानसूनी शुरुआत है। तब मानसून 23 मई को पहुंचा था। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। IMD के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी आने वाले दिनों में बारिश शुरू होने की उम्मीद है। इससे इन राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई समय पर शुरू हो सकेगी। मानसून के जल्दी आने से आमतौर पर सभी क्षेत्रों में सकारात्मक भावनाएं आती हैं, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समय पर बारिश होने से भूजल स्तर में सुधार होता है, जलाशय भरते हैं तथा धान, दलहन, तिलहन, कपास और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों की शीघ्र बुआई में मदद मिलती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कैंपस स्थित सुब्रमण्यम हॉल में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों से संवाद किया। श्री चौहान ने देश के वैज्ञानिकों से अपनी शोध क्षमता को वैश्विक स्तर पर सिद्ध करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि संसाधनों में वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। श्री चौहान ने वैज्ञानिकों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि इस अभियान के पूरा होने के बाद देश वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा और ये अभियान 29 मई से 12 जून तक देशव्यापी स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेगी। इस अभियान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र और
ICAR के 113 संसाधनों के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ तथा राज्यों और अन्य कृषि विभाग का अमला भी शामिल रहेंगे। ये अभियान 700 से ज्यादा जिलों में आयोजित किया जाएगा। साथ ही इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक एवं नवोन्मेषी किसान भी शामिल रहेंगे। भारत में इस साल गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। फरवरी में तापमान जरूर थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन गेहूं के लिए सबसे जरूरी समय यानी अनाज भरने के दौरान मौसम अच्छा रहा। इससे फसल की पैदावार बेहतर हो गई है। इस बार मौसम अनुकूल रहा और ना ही ओलावृष्टि या किसी बड़ी फसल वाली बीमारी की कोई खबर आई है। इसके साथ ही जलवायु को सहने वाले और ज्यादा उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल ने भी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। देश भर में अब गेहूं की कटाई अंतिम चरण में है। अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि भारत में गेहूं का उत्पादन इस साल 117 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। इससे देश के पास सीजन के अंत में पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा गेहूं स्टॉक रहेगा। भारत में अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ा और सरकार ने निर्यात की इजाजत दी तो इसका असर दुनिया भर में गेहूं की कीमतों पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इस साल पेराई सत्र की अवधि काफी कम रही, जिसके कारण चीनी उत्पादन में करीब 29 लाख टन की गिरावट हुई है। मिलों को पिछले वर्ष की तुलना में 10,700 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ है, जबकि कम चीनी रिकवरी दर ने 2,960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा दिया है। घाटे की मूल वजह चीनी मिलों के पेराई दिनों में आई कमी को दूर करने के लिए राज्य की चीनी मिलें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गन्ने की खेती करने पर जोर दे रहे हैं। AI के उपयोग से गन्ने के उत्पादन में 40% तक बढ़ाया जा सकता है। इस साल पेराई सत्र में मिलें अधिकतम 90 दिनों तक ही चल पाई, जो पिछले वर्षों में देखे गए 130 और 150 दिनों की औसत से काफी कम है। पेराई में गिरावट के कारण मिलों को पिछले वर्ष की तुलना में 10,700 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ है, जबकि कम चीनी रिकवरी दर ने 2,960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा दिया। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बदलते दौर के बदलते भारत में मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन और सिंचाई क्षमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तब से 2003 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में कृषि कार्य होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अब 56 लाख हेक्टेयर से अधिक में कृषि कार्य हो रहा है। सरकार द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य शासन द्वारा किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम में साथियों आज बस इतना ही। इसी तरीके से कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेके आपके समक्ष फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।